राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लासेस कुराबड़ पर। मैं धवल आमेटा आज आप सभी के सामने कक्षा 10 का पहला चैप्टर वैदिक गणित लेकर आया हूं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बेसिक जानकारी है उसको मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखता हूं। उससे पहले अपन गुरु वंदना कर लेते हैं और गुरु वंदना करने के बाद में इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आप सभी हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, विद्या की देवी, और मेरे साथ गुरु वंदना का मन में स्मरण कीजिए। सदा शिव समारंभा तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। आइए इसकी बेसिक जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहला है एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, यानी संख्या के ऊपर जिस संख्या के लिए हमें पूछे उस संख्या के ऊपर एक अधिक बिंदी लगा दीजिए, वो एकाधिकेन हो जाता है। एकाधिकेन पूर्वेण से पहले एक अधिक। मैं साथ ही इसके उदाहरण बता देता हूँ। जैसा पहला है कि एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। जैसे 5 है, 5 का एकाधिकेन करना, 5 के ऊपर एक बिंदी लगा दिया 6। एकाधिकेन पूर्वेण करना है तो से पहले एक अधिक। जैसे 56 है, 56 में अंक 6 का पूछा, लेकिन 6 से पहले अंक क्या है 5, इसके ऊपर हमने एक अधिक लगाया तो कितना हो जाएगा 66। एक न्यूनयन यानी एक कम, जैसे 6 के नीचे एक बिंदी लगाया तो कितना हो गया 5। एक न्यूनयन पूर्वेण यानी से पहले, जैसे 66 है, 67 है, 67 में 7 से पहले 7 का एक न्यूनयन पूर्वेण, तो 7 से पहले अंक क्या है 6 के नीचे एक बिंदी लगाया कितना हो जाएगा 5, यानी 57। और परम मित्र अंक का मतलब होता है कि दो अंकों का योग अगर 10 होता है उसे परम अंक कहते हैं। जैसे 0 का परम अंक 10 हो गया और 2 का परम अंक क्या हो गया 8। इसी प्रकार 10 का परम अंक कितना हो गया 0, क्योंकि 0 और 10 को जोड़ने पर कितने आते, 0 और 10 को जोड़ने पर 10 आते। तो परम अंक का मतलब होता है कि दो अंकों का योग कितना होना चाहिए 10। अब अपन एक एक प्रश्नावली लेते हैं और एक एक प्रश्नावली के सवाल करते हैं। तो पहली 1.1 प्रश्नावली स्क्रीन पर जिसका पहला सवाल ये, जो परीक्षा में सवाल आते हैं उसी को देखते हैं। जैसे इसके पहला वाला सवाल है शून्यांत विधि से घटाइए जोड़िए, तो वो ऐसा सवाल नहीं आता है। अब है पहला व्यवकलन कीजिए। व्यवकलन करने का सबसे तरीका है परम अंक से लेकर, ठीक है। अब घटाते कैसे दोस्तों वो देखना कि घटाने के लिए क्या करते हैं कि 6 में से 7 नहीं जाता है, तो इस 7 का क्या लेते हैं अपन परम अंक लेते हैं। और 7 का परम अंक कितना होता है हम जानते हैं, 7 का परम अंक होता है 3, क्योंकि 7 में 3 जोड़ा तो 10। तो 7 का परम अंक कितना होता है, 7 का परम अंक होता है 3, 6 और 3 जोड़ दो 9, यानी 16 में से 7 घटाओगे तो कितना बचता है 9 बचता है। वैसे ही कि हमें नीचे वाली संख्या का परम अंक लेना होता है, जो परम अंक आता है उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना होता है, लिख देते हैं, और आगे वाली संख्या पर क्या लगा देते हैं एक अधिक रहे। फिर से यहाँ 7 हो गया, 5 में से 7 नहीं जाता है तो 7 का परम अंक होता है 3, 3 5 में जोड़ा तो कितना हो गया 8। फिर यहाँ लगा दिया एक अधिक, यहाँ 3 यहाँ 5 हो गया, 4 3 में से 5 नहीं जाता, लेकिन 5 का परम अंक 5 होता है, और 5 3 में जोड़ा तो कितना हो गया 8। यहाँ लगा दिया एक अधिक, 8 में से 1 जाता है कितना बचा 7, 9 में से 7 जाता है कितना बचा 2। जिसमें से संख्या घट सकती है उसमें से संख्या घटा देते हैं। लेकिन अब सेकंड है घंटा मिनट सेकंड। घंटा मिनट सेकंड के लिए दोस्तों इस तरह से ही करना है, लेकिन उसमें कुछ नियम है। नियम ये है कि मैं वो नियम यहाँ लिख देता हूँ सीधा सा, कि मिनट व सेकंड के इकाई स्तंभ जो है, मिनट व सेकंड के इकाई स्तंभ का जो आधार होगा का आधार कितना लेंगे 10, ठीक है। यानी मिनट और सेकंड की जो इकाई अंक है उसके लिए आधार 10 वाला परम अंक लेंगे, लेकिन मिनट व सेकंड के
दहाई स्तंभ का जो आधार है, दहाई स्तंभ का आधार कितना ले लेंगे 6, इकाई स्तंभ का आधार कितना लेंगे 10 और दहाई स्तंभ का आधार कितना लेंगे 6। अब यहाँ है 5, यहाँ है 7, 5 में से 7 नहीं जाता है, लेकिन 7 और 5 इकाई स्तंभ है, तो 7 का परम अंक कितना होता है 3, 3 5 में जोड़ दिया कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ लगा दिया हमने एक अधिक। अब ये इकाई ये दहाई है, ठीक है, दहाई का परम अंक कितना लेंगे 6, तो 2 में से 6 नहीं जाता है, तो 6 का परम अंक कितना होता है 0, 6 का परम अंक कितना होता है 0। भाई 2 में से 6 नहीं जाता है, ये हुआ ना भाई, 2 में से 6 नहीं जाता है, तो 6 का परम अंक कितना लेंगे, जब 2 में से 6 नहीं जा रहा है तो 6 का परम अंक कितना हो जाएगा बोलिए ना, यहाँ कितना हो गया, ये ऑलरेडी हो गया 6, अब 2 में से 6 जाता है नहीं जाता, तो हम क्या लेंगे इस 6 का परम अंक क्या, क्योंकि इकाई दहाई स्तंभ जो होता है वो दहाई स्तंभ अपन लेते हैं, दहाई स्तंभ क्या लेते हैं 6 लेते हैं, तो 6 12 में ये 6 हो गया, 2 में से 6 नहीं जाता, लेकिन दहाई स्तंभ का आधार अंक क्या लेंगे 6, 6 का परम अंक क्या कितना होता है, 6 में कितना जोड़ू कि 6 आ जाए 0, और 2 में 0 जोड़ दिया तो कितना आ गया 2 हो गया, और फिर यहाँ लगा दिया एक अधिक, ये इकाई स्तंभ है मिनट वाला, 6 में से 9 नहीं जाता, तो 9 का परम अंक कितना होता है 1, और 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, यहाँ लगा दिया फिर से, यहाँ फिर से 2 हो जाएगा, और यहाँ लगा दिया हमने एक अधिक। अब इस घंटे वाले में इकाई स्तंभ और दहाई स्तंभ दोनों के लिए आपको 10 ही लेना है, ठीक है। अब 8 9 हो गए, 1 में से 9 नहीं जाता, तो 9 का परम अंक 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ लगा दिया एक अधिक, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। कितना आ जाएगा आंसर 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। यानी जब भी घंटा मिनट सेकंड की जब आप बाकी करते हो तो मिनट और सेकंड के इकाई स्तंभ का जो आधार है वो 10 यानी उसका परम अंक 10 लेते हैं, और मिनट और सेकंड के दहाई स्तंभ के लिए अपन उसके परम अंक को क्या लेते हैं 6 से लेते हैं। अगला है एकाधिकेन से गुणा करना 31 सहित 1/6 इंटू 31 सहित 5/6 और छठा से 103 इंटू 107। जब भी एकाधिकेन पूर्णांक से गुणा करना होता है एकाधिकेन से, तब हम देखते हैं कि यहाँ आगे वाली संख्या देखो क्या है, आगे वाली संख्या है समान। एकाधिकेन पूर्णांक से गुणा करने की शर्त ही यही है कि दो संख्या जो होगी दोनों की गुणा करने वाली जो संख्या उसमें से एक अंक ऐसा कोई भी होगा जो समान होगा। यहाँ 31 है तो यहाँ 31, सीधा सा है। अगर 31 है तो 31 का गुणा अपन किससे करेंगे 32 से कर देंगे, एक ज़्यादा अंक से अपन इसका गुणा कर देंगे, यानी 31 का गुणा अपन किससे कर देंगे सीधा सा 32 से, यानी एक ज़्यादा से। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए क्या करता है कि भाई एकाधिकेन पूर्णांक में गुणा करने के अलग अलग कंडीशन, जैसे आधा योग 10 हो, योग 1000 हो, 100 हो, 1 हो। अब यहाँ पर 1/6 और 5/6, 1/6 और 5/6 का आप जोड़ के देखो, क्या इनको जोड़ने पर एक आता है। जब दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस माइनस हो तो 6, 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी ये कितना हो गया 6/6, कितना आ गया 1। तब जब 1 आ जाता है तो 1/6 इंटू 5/6, ठीक है। तो 1/6 इंटू 5/6 कितना होता है 5, 6 का कितना हो गया 36। अब हमें क्या करना है 31 का गुणा 32 से करना है। आगे आएगा ऊर्ध्व तिर्यक भी हमसे भी गुणा कीजिए आएगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कितना आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 6 और 3 9 हो जाएगा, और 3 3 9, कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा। यानी आंसर जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 992, बीच में से लाइन हटा दी, 5 992 सहित 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। छठा सवाल 103 इंटू 107, वही इसमें 10 और 10 समान है, तो जो अंक समान है उसको राइट हैंड में लिख देते हैं, उसका गुणा एक ज़्यादा अंक से कर देते हैं, यानी 11 हो जाएगा। अब 3 और 7 जोड़ो 10 हो गए, इनका गुणा इधर कर दीजिए। 7 इंटू 3 किया तो 21, 11 का गुणा 10 से किया तो 110, बीच में से लाइन हटाई तो कितना आ गया आंसर 110 21। तो 103 इंटू 107 का गुणा जब आप करोगे 21 गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 110
21 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निखिलम विधि से गुणा कीजिए। निखिलम विधि से गुणा करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको, फिर अपन गुणा करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा आधार। दोस्तों आधार का मतलब ये होता है कि जो भी हम संख्या देखेंगे, हमारे पास जो भी संख्या होगी, सबसे पहले हमें देखनी है कि वो संख्या किस जीरो वाली संख्या के पास है। यानी यूँ कह सकते हैं 10 की 10, 100, 1000 या 10 की घात क्या कहलाता है? आधा। ठीक है, 12, 10 के पास 20। आधार हमेशा आप क्या लोगे? 20 के लिए आधार क्या होगा? 20 के लिए आधार 10 ही होगा। लेकिन 10 को आप गुणा किससे करो वो बात अलग है। तो ठीक इस प्रकार जैसे 12 हो गया तो आधार 10 है, 22 हो गया तो आधार 10 है, 33 हो गया तो आधार 10 है। यानी हर संख्या के लिए आधार कितना लोगे आप? 10 लोगे। लेकिन उपाधार ये होता है, उपाधार की परिभाषा अगर मैं यहाँ लिखूँ तो उपाधार होता है कि आधार का गुणज, आधार का गुणज जो है वही क्या है? उपाधार। यानी मैंने 10 का गुणा 2 से कर दिया, कितना आ गया? 20। 10 का गुणा 3 से कर दिया, कितना आ गया? 30। 10 का गुणा 6 से कर दिया, कितना आ गया? 60। ये सब क्या है? ये सब उपाधार है। जैसे 56 किस जीरो वाली संख्या के पास है? 56 60 के पास है। तो लेकिन 60 का आधार कितना होगा? 10। लेकिन 10 को मैं किससे गुणा करूँ? 60 हो जाए 6, तो ये 6 क्या है? उपाधार अंक हो जाएगा। और 60 क्या है? उपाधार। तो ये होता है उपाधार। और तीसरा आता है दोस्तों विचलन। विचलन का मतलब होता है कि जो संख्या है वो आपके आधार से कितनी ज़्यादा है या आपकी संख्या जो है वो आपके उपाधार से कितनी ज़्यादा है, वही क्या होता है? विचलन। ठीक है, अब मेरे पास एक 12 संख्या है, संख्या 12 है, तो आधार कितना होगा? 10। 12 माइनस 10 किया तो वो 10 से कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा। तो आधार या उपाधार से कितनी ज़्यादा है संख्या, उसी को क्या कहते हैं? विचलन। क्योंकि निखिलम विधि से जब भी आप गुणा करोगे तो ये 3 चीज़ आपको काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए एक शॉर्ट फॉर्म में, फिर अपन देखते हैं गुणा। अगर आपको उतारना है तो वीडियो को पॉज करके उतारिएगा। अब अपन देखते हैं सवाल। ठीक है, पहला सवाल है कि निखिलम विधि से गुणा कीजिए। दोस्तों जब भी एग्ज़ाम में परीक्षा सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल भी कंजूसाई से सवाल नहीं करेंगे, आप उसको एकदम व्यवस्थित करेंगे। 54 का गुणा 56 से करना है, निखिलम विधि से गुणा करना है। तो 54 का गुणा 56 से करोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपन ले लेंगे आधार। ठीक है, सबसे पहले आधार क्या ले लेंगे? दोनों के लिए आधार ले लिया हमने 10। अब आधार 10 है तो क्या सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास 54 का गुणा 56 से करना, तो 54 और 56 किस जीरो वाली संख्या के पास है? 50 के पास है। 50 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, हम 50 लेते। 50 के पास है, लेकिन आधार कितना होगा? 10। अब मैं 10 को किससे गुणा करूँ कि 50 हो जाए? 10 को मैंने 5 से गुणा किया, तो ये जो 5 से गुणा किया जो 50 आया उसको क्या कहते हैं? उपाधार। और उपाधार जो अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। अब अपन बात किसकी करते? विचलन की। विचलन क्या होता है कि जो संख्या है वो आधार से कितनी, आधार कितना है, सॉरी उपाधार कितना है? 50। 54 में से, यानी जो विचलन आएगा वो क्या आएगा? प्लस का 4 और प्लस का 6। अब गुणा करने का तरीका, संख्या के नीचे संख्या लिख दीजिए, विचलन के सामने विचलन लिख दीजिए। यानी 54 का विचलन 4, 56 का विचलन 6। गुणा करने का तरीका ये होता है कि 4 और 6 का गुणा हमेशा राइट हैंड हाथ में, यानी विचलन का गुणा, सभी विचलन का गुणा राइट हैंड हाथ में होता है, 4 × 6। और फिर लेफ्ट हैंड में कौन सा गुणा होता है? इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या लेनी, मैं ले लेता हूँ 54, लेकिन उसका गुणा 4 से नहीं होकर के उसके क्रॉस में तिरछे में जो विचलन है वो उसमें जोड़ देते हैं। 54 प्लस क्या कर दिया? 6 कर दिया। अब यहाँ पर उपाधार अंक आया है तो हम इस उपाधार अंक का गुणा भी कर देते हैं। 4 × 6 कितना होता है? 24। 54 और 6 कितना होता है? 60 × 5 करेंगे कितना हो जाए? 6 × 5 = 30, 300/24। अब ऐसा नहीं कि बीच में से लाइन हटा दिया आपने आंसर लिख दिया।
सीधे चले जाओ आधार में कितने जीरो, एक जीरो, पीछे से एक अंक रख दीजिए यहाँ, बचा कितना 2, 300 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 302। तो 54 का गुणा 56 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 का गुणा जब आप 56 से करोगे तो 3024 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 108 इंटू 112, वही आधार क्या लेंगे दोनों के लिए, आ लिख रहा हूँ इसका मतलब आधार है, 100 ले लिया। अब हम देखते हैं क्या हमें, आप आधार 10 भी ले सकते हो और 100 भी ले सकते हो। अब हमने 100 ले लिया, ये 100 से कितना ज़्यादा है, यानी उत्पादार की ज़रूरत नहीं है तो विचलन देखते हैं। विचलन लेते हैं तो एक विचलन तो है प्लस का 8 और एक विचलन है प्लस का 12, यानी आप 0.8 लिख दीजिए सीधा, ठीक है। एक विचलन हो जाएगा प्लस का 0.8 और एक विचलन हो जाएगा आपका प्लस का 12। अब अपन क्या करते हैं, संख्या के नीचे संख्या लिखते हैं, यानी संख्या क्या है 108 के नीचे हमने लिख दिया 112। 108 का विचलन कितना है 0.8, 112 का विचलन कितना है प्लस का 12। विचलन का गुणा किस हाथ की तरफ करते हैं, राइट हैंड की तरफ करते हैं। 108 में मैं 12 जोड़ देता हूँ, जो संख्या ले रहे हो उसकी तिरछी वाली संख्या उसमें जोड़नी होती है। अब 108 में 108 में हमने 12 जोड़ा तो कितना आया, 108 में हमने 12 जोड़ा तो 12 और 8 कितना हो गया 20, 120 और 12 का गुणा 8 से किया तो 12 8 कितना हो गया 96। यहाँ कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। अगर 2 अंक नहीं आ रहे होते तो एक जीरो लगाते, क्योंकि आधार में कितने जीरो 2। अब हम क्या लेते, कैसे आंसर निकालेंगे, यहाँ कितने अंक है 2, सीधे आधार पर चले जाओ, आधार में कितने जीरो 2, तो पीछे से 2 अंक यहाँ लगा दीजिए, बीच में से लाइन हटा के सीधा आंसर लिख दीजिए 120 96 इसका आंसर हो जाएगा। तो निखिलम विधि से जब इसका गुणा करते हो तो एक का आंसर आ रहा है 3024 और एक का आंसर आ रहा है 120 96। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्क्रीन पर। एक न्यूनन से गुणा, 9वां सवाल और 10वां सवाल। दोस्तों एक न्यूनन से गुणा करने की शर्त याद रखना आप हमेशा, जब भी एक न्यूनन से गुणा करोगे तो शर्त ये है कि एक तो संख्या होगी और उस संख्या का गुणा 9 वाले किसी भी एक अंक से गुणा करना होगा। जैसे 137 का गुणा मुझे किससे करना है 9999 और इसका गुणा किससे करना है 46 का गुणा 99। लेकिन इसकी शर्त जो है वो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ और आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना बाद में, कि इसकी शर्त ये है कि जितने 9 होंगे उतने ही अंक होने चाहिए, यही इसकी शर्त है। ये अगर शर्त का पालन नहीं करता है तो गुणा नहीं होगा, कि जितने 9 होंगे उतने ही अंक होने चाहिए, यही एक न्यूनन पूर्णांक से गुणा करने की शर्त है। कितने 9 है 1 2 3 4, कितने अंक है 3, क्या हो रही है नहीं हो रही, क्या इस 3 अंक को अपन 4 अंक बना सकते हैं। इसको करने का तरीका 0 लगा दिया, 137 इंटू 9 9 9 9, तो 4 9 है 4 अंक हो गए। अब क्या करते हैं, गुणा करने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि जो बिना 9 वाली संख्या होती है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, यानी 137 में से 1 माइनस करना है, कितना बचता है 136। जो बिना 9 वाली संख्या है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 136। उस 136 को 9 वाली संख्या में से माइनस कर दीजिए, यानी ये कर दिया 9999 में से माइनस किया 136। 137 में से 1 गया, कितना बचा 136। 9999 में से 136 गया तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और 9, बीच में से लाइन हटा दी, कितना गया 1 3 6 9 8 6 3, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 6 9 8 6 3। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 46 का गुणा 99 से, जितने 9 होंगे उतने अंक होंगे, जितने 9 उतने अंक, शर्त कंप्लीट है। तो कुछ भी नहीं करना, बिना 9 वाली संख्या में से कितना माइनस करना 1, कितना बचा 45, उसको किस में से माइनस करना 99 में से, कितना बच गया 45, 99 में से 45 गया तो 54, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, बीच में से लाइन हटाई, आंसर कितना आ गया
4554 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 4554। ये है एक न्यूटन पूर्णांक से गुणा करने की। और शर्त याद रखना कि एक न्यूटन पूर्णांक से जब भी गुणा करोगे तो शर्त क्या है कि जितने 9 होंगे उतने ही अंक होने चाहिए। अगला गुणा है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा। सवाल नंबर 11। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करने के लिए जो सूत्र है, इसमें एक शब्द है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। ऊर्ध्व अपन सीधा लिख रहे हैं ऊर्ध्व तिर्यक, यानी ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब होता है एक बार तो खड़ा और एक बार तिरछा गुणा। ये याद रखना, ऊर्ध्व तिर्यक दो में है, ऊर्ध्व और तिर्यक, यानी एक बार खड़ा गुणा करना है, एक बार तिरछा गुणा करना है। जब भी आप ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करोगे तो हमें समूह बनाने की ज़रूरत होती है। और समूह बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं? समूह बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं 2n-1। अब n क्या है? इधर कितने अंक है, इधर कितने अंक है? 3। तो 3 और 3 कितने? 6। ऐसा नहीं लिखेंगे, इधर 3 अंक है और इधर भी कितने हैं? 3। तो यानी यहाँ पर n की जगह अपन क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। यानी समूह कैसे बनेंगे? 2 × 3 - 1, यानी 6 - 1 क्या कितना आ गया? 5 अंकों के समूह बनेंगे। सिर्फ आप इसका समूह बनाना सीख जाइए, अपने आप ये बन जाएगा। इसका समूह बनाओगे तो 362 का समूह बनाना कैसे? तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 36 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 362 लेंगे। 5 समूह बनाने, 1 2 3 बन गए। पहले 3 लिया, फिर 36 लिया, पहले 3 लिया, फिर 3 6 लिया, फिर 3 6 2 लिया। अब पीछे से क्या ले लेंगे? 6 2 ले लेंगे और फिर क्या ले लेंगे? 2। ये अलग है। सेम इसी में लेना, पहले 1 लिया, फिर 1 4 लिया, फिर 1 4 3 लिया, फिर हमने 4 3 लिया और फिर क्या ले लिया? हमने 3 ले लिया। अब इसमें गुणा करने का तरीका क्या है कि सिंगल संख्या का गुणा करते हैं सीधा, डबल संख्या का गुणा करते हैं तिरछा, यानी कोने का गुणा कोने से। 3 संख्या होगी तो कोने का गुणा कोने से, बची हुई संख्या का गुणा सीधा। डबल संख्या है तो कोने का गुणा कोने से, सिंगल संख्या का गुणा सीधा। 3 का गुणा 2 से किया, हमने 6 लिख दिया, डैश कर दिया। 6 × 3 18, 4 × 2 8। ठीक है, 6 × 3 18, 4 × 2 8। 3 का गुणा 3 से किया 9, 1 का गुणा 2 से किया 2, 6 का गुणा 4 से किया 24। 4 का गुणा 3 से किया 12, 6 का गुणा 1 से किया 6 और 3 का गुणा हमने 1 से किया, यानी सबको आपको जोड़ना है। अब ये कितना हो गया? 3, 12 और 6 कितना हो गया? 18, 24 और 2 25 और 26, 26 और 9 कितना हो गया? 35, 18 और 8 कितना हो गया? 8 8 16 26 और ये कितना हो गया? 6। अब आपको क्या करना है? पीछे से एक एक अंक रखते जाना है और बचे हुए अंक को आगे जोड़ते जाना। पीछे कितना है? 6, 6 यहाँ रख दिया, यहाँ 2 अंक है, इसमें से एक अंक यहाँ रखा, 6 बचा कितना? 2। अब इस 2 को किस में जोड़ना है? 5 में। ऐसा मत जोड़ो, 2 को जोड़ना 5 में ही है। ठीक है, मैं सीधा सा तरीका बताता हूँ। 2 को 5 में जोड़ना, लेकिन सीधा सा तरीका ये है, एक अंक यहाँ रख दिया, इनमें 2 अंक है, 1 6 रख दिया, बचा कितना? 2। 2 को आगे वाली संख्या में जोड़ दो, यानी 35। 35 में 2 जोड़ा तो 37। 37 का क्या लिख देंगे? 7। बचा कितना? 3। 3 को किस में जोड़ेंगे? 18 में। 18 और 3 कितना होता है? 21। 21 का लिखा 1, बचा कितना? 2। 2 को किस में जोड़ देंगे? 3 में। 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसका गुणा करोगे तो 51,707, 51,766 इसका आंसर आ जाएगा कि 51,766 इसका आंसर। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से जब भी आप गुणा करोगे तो समूह बनाने के लिए एक सूत्र होता है जो मैंने साइड में लिख रखा है 2n-1। 2413 का गुणा करना है 3124 से। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से ही गुणा करना है। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करने के लिए समूह बनाने का क्या सूत्र है? 2n-1, यानी 2 × 4 - 1 बराबर कितना? 7। समूह कितने अंकों का बनेगा? 7 अंकों का। पहले क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 4 1 आएगा, 2 4 1 आएगा, फिर क्या आएगा? चारों अंक आ जाएंगे, 2 4 1 3, फिर क्या आएगा? पीछे से 4 1 3, फिर 1 3 और फिर कितना आ जाएगा? 3। हो गए 7 समूह। अब इधर स्टार्ट में क्या आ जाएगा? 3, फिर क्या आ जाएगा? 3 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 3 1 2, फिर आ जाएगा 3 1 2 4, फिर आ जाएगा 1
2 4, फिर आ जाएगा 2 4 और फिर क्या आ जाएगा 4। सिंगल संख्या का गुणा कैसे करते हैं? सिंगल संख्या का गुणा करते हैं सीधा, सिंगल संख्या गुणा सीधा। डबल संख्या गुणा कोने का संख्या का गुणा कोने की संख्या से। 3 संख्या हो तब भी यही कोने की संख्या का गुणा कोने से, बची हुई संख्या का सीधा। 4 हो तब भी ऐसे कोने का गुणा कोने से करते हैं, इस कोने की संख्या गुणा इस कोने की संख्या से करते हैं, इस कोने की संख्या गुणा इस कोने की संख्या से, इस बचा हुआ ये कोने की संख्या का गुणा कोने की संख्या से, सिंगल संख्या का गुणा सीधा। अब इसको जोड़ते, जोड़ने का तरीका वही, सबको गुणा करने के जोड़ दो। 4 × 3 12, 4 × 1 4 + 3 × 2 6, 4 × 4 16, 1 × 3 3, 2 × 1 2, 4 × 2 8, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 2 × 4 8, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 1 × 4 4, 2 × 1 2, 4 × 3 12 और 3 × 2 6 हो गया। यहाँ लिख दिया हमने 6, 12 और 2 कितना हो गया 14, 4 और 4 8 और 3 11, 9 और 1 10, 10 और 16 26, 16 और 3 19 और 2 20 और 21, 6 और 4 10, बचा कितना 12। कैसे जोड़ते हैं? एक एक संख्या लिखते जाओ। 12 में से 2 लिखा, बचा कितना 1, 10 में 1 जोड़ा तो 11, बचा कितना 1, 21 में 1 जोड़ा तो 22, लिखा 2, बचा कितना 2, 26 में 2 जोड़ा तो 28, बचा कितना 2, 11 में 2 जोड़ा तो 13, बचा कितना 1, 14 में 1 जोड़ा तो 15, बचा कितना 1, 6 में 1 जोड़ा तो 7, तो 7 5 3 8 2 1 2 इसका आंसर हो जाएगा 75 38 212 इस संख्या का आंसर हो जाएगा। भाग देना है निखिलम विधि से 11 10 34 में 889 का। अब निखिलम विधि से भाग और परावर्ती विधि से भाग देने का एक अच्छा सा तरीका है कि निखिलम विधि और परावर्ती विधि से भाग देने का तरीका दोनों का एक ही है, बस एक शब्द का अंतर है। और शब्द का अंतर क्या है वो भी मैं बता दूंगा कि निखिलम विधि से जब भी आपको भाग देना होता है तो सबसे पहले हमें निकालना होता है आधार। आधार किससे निकालते कि जिस संख्या का भाग देना होता है, ये आधार यानी संख्या ये, तो आधार कितना हो जाएगा 1000। अब इसका हमें निकालना होता है विचलन। विचलन निकालेंगे जब आधार में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -111। अब क्या करते हैं कि निखिलम विधि में जब भी आप भाग करते हो तो आधार लेते हैं, विचलन लेते हैं और फिर लिख लेते हैं अपन संशोधित विचलन। क्या लिख लेते हैं? संशोधित विचलन। तो विचलन अगर माइनस का रहा तो संशोधित विचलन में क्या लिख देंगे? प्लस का विचलन। बस परावर्ती और निखिलम में इतना ही अंतर है, यहाँ संशोधित है तो वहाँ परावर्ती। आधार लेते हैं, विचलन। आधार किससे लेते हैं? जिस संख्या का भाग देते हैं। विचलन माइनस का 111 तो संशोधित विचलन क्या हो जाएगा? प्लस का 100। अब क्या है कि जिस संख्या का भाग देना है उसको तो लिख देते हैं पहले खंड में। अब बीच वाले खंड में क्या आएगा कि 1000, आधार में कितना है 1000, 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो। तो पीछे से 3 अंक जो है वो तीसरे खंड में लिख देते हैं, बचे हुए को किस में लिख देते हैं? बीच वाले खंड में। अब भाग करने का तरीका देखना दोस्तों कि हमारा संशोधित विचलन कितना आया 111, वो यहाँ लिख दिया मैंने। ऊपर से उतरा 1, वो लिख दिया मैंने यहाँ। इस 1 का गुणा 111 से करना है। कितना आता है? 111। 1 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है? 2। अब आपको क्या करना है? इस 2 का गुणा 111 से करना है तो कितना होता है? 2 2 और 2। ये 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, जिसके सामने वहीं 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब इस 4 का गुणा किससे लिख करेंगे? 111 से कितना होगा? 444। वो 444 यहाँ नहीं, यहाँ कोई संख्या होती तो लिखता नहीं, तो यहाँ लिखा 4 4 और 4 हो गया। अब 4 और 4 8, 3 2 5 और 4 2 6, 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7। यानी मेरा जो भागफल आ गया वो कितना आ गया? 124। शेषफल कितना आ गया मेरा? 798।
8, यानी भागफल कितना आ गया 124, शेषफल कितना आ गया 79। भाग किसका दिया 889 को, इसको कहते हैं भाजक। शेषफल कितना आया 798। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है और हमें ये पता भी है कि भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें शेषफल अगर भाजक से बड़ा आ जाता है, तब उसके लिए क्या करते हैं, तो सेकंड जो सवाल है वो ऐसा ही है, उसे अपन देखते हैं। दोस्तों आप जो भी सवाल नोट करें तो वीडियो को पॉज करें और फिर आराम से उतारें। तो नेक्स्ट सवाल अपन वही देखते हैं, 3994 में 97 का भाग लेना। अब इसके लिए भी आधार लेना है, विचलन लेना और संशोधित विचलन लेना। तो आधार किससे लेते हैं, जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं 97 का, तो आधार कितना आ जाएगा 100, विचलन कितना आ जाएगा माइनस का 0.3, संशोधित विचलन किसका आएगा प्लस का आएगा, प्लस का 0.3। अब वही जिस संख्या का भाग देना उसको किस खंड में, पहले खंड में, दूसरे खंड में और तीसरे खंड में क्या आएगा, आधार में कितने जीरो है 2, तो पीछे से 2 अंक रख दो आप तीसरे खंड में, मैंने रख दिया 94, और बीच वाले खंड में क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 39। अब वही कि सबसे पहले आपका जो संशोधित विचलन है वो कितना है 0.3, वो लगा दिया यहाँ। फिर पहली जो संख्या है उसको ऐसा का ऐसा उतार दीजिए, 3 का गुणा इससे क्या, तो 0 और 9, यही आएगा, क्या बच गया 9 का गुणा इससे क्या, तो 9 का गुणा इससे क्या, तो 3 9 27, यानी यहाँ लिख दिया मैंने 27। 7 और 4 कितना हो गया 11, 9 9 18, 18 और 2 कितना हो गया 20 और 1 कितना हो गया 21। अब यहाँ देखो मेरा भागफल कितना है 39, शेषफल कितना है 211, यहाँ भाजक कितना है 97। तो जब शेषफल भाजक से ज़्यादा आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 97 का भाग जो है इस 211 में दे दो, इस भाजक का भाग अलग से 211 यानी इस शेषफल में दे दो। कितनी बार जाएगा 97 का गुणा अपन अगर 2 बार करते हैं तो 97 का गुणा 2 बार करते हैं, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 9 गया तो 1, कितना बच गया 17। तो अब ये जो भागफल आया वो मैं इसमें जोड़ देता हूँ, और यहाँ कितना आ गया 194, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ, यहाँ से तो लिख देंगे 41 और यहाँ से घटा देंगे तो कितना बच गया 97। तो अब मेरा जो भागफल आया वो कितना आया 41 और शेषफल कितना आया 17। तो जब भी आपका शेषफल अगर भाजक से बड़ा आ जाता है तो उस भाजक का भाग जो शेषफल आ रहा है उसमें अलग से दे दीजिए, और फिर जितनी बार जाता है भाग उसको पहले वाले भागफल में जोड़ दीजिए, और जो बचता है उसको शेष के रूप में लिख दीजिए। अब आता है अगला भाग परावर्तित, सेम ऐसा ही है, बस वहाँ संशोधित विचलन की जगह अपन क्या लिख देंगे परावर्तित। भाग करना परावर्ती विधि से, 2112 के अंदर 97 का भाग देना, वही जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहले इसमें भी आधार लेंगे, आधार किसके देख के लेंगे, भाग देना किसका 97 का, तो आधार कितना हो जाएगा 100। फिर अपन लेंगे विचलन, विचलन कितना आ जाएगा, विचलन आ जाएगा माइनस का 0.3। तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा परावर्त्य विचलन, ठीक है। वहाँ संशोधित विचलन था तो यहाँ परावर्त्य, यहाँ माइनस का 0.3 है तो यहाँ किसका लिख देंगे प्लस का 3। किसका भाग देना है 97 का, उसको पहले खंड में, 2 संख्या पीछे से तीसरे खंड में, बची हुई सारी संख्या किस खंड में आ जाएगी दूसरे खंड में। परावर्ती विचलन कहाँ आ जाएगा, यहाँ स्टार्ट का उतार देंगे 2 का गुणा 0.3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, यहाँ लिख देंगे 1 का गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, 3 और 2 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो भागफल कितना हो जाएगा 21 और शेषफल कितना हो जाएगा 75। अब शेषफल यहाँ कितना आ रहा है 75, भाजक कितना है 97, तो 97 से शेषफल जो है वो छोटा है तो यही रहेगा, अगर बड़ा आ जाता तो फिर से अपन अलग से भाग देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 13,385 में भाग देना है 131 का। सब वही आधार विचलन लेना है। आधार किस को देख के लेंगे 131 को, तो आधार कितना हो जाएगा मेरा, आधार हो जाएगा 100।
विचलन कितना हो जाएगा, विचलन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 131 ज़्यादा है तो विचलन किसका हो जाएगा, प्लस का 31। तो अब परावर्ती विचलन जो होगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का 31। यानी आप माइनस का 31 ऐसे लिखो, नहीं तो आप इससे लिखो -3 -1। यानी ये दोनों संख्या जो है वो माइनस की है। ऐसा नहीं कि -3 और -1 कर दिया -4 हो गया, ऐसा नहीं, -3 और -1 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, जिसका भाग देना है, किसका भाग देना है, 131 में, इसमें देना है। आधार में कितने, 0 2, तो पीछे से 2 अंक रखने हैं तीसरे खंड में, बाकी सभी को क्या रखने हैं, बीच वाले खंड में। परावर्ती विचलन क्या है, -31, उसको लिखना है यहाँ -3 और -1। वही स्टार्ट का पहला अंक ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, कितना, 1 का गुणा इनसे किया तो कितना आएगा, -3 और -1, कितना बचा, 0। 0 का गुणा इससे किया 0 और इधर आ गया 0। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। इस 2 का गुणा इससे किया तो ये हो जाएगा -62, यानी -6 -2। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गया 2। भागफल कितना आया, भागफल आया 102। शेषफल कितना आया, 23। भागफल आ गया 102 और शेषफल आ गया 23। भागफल आया 102, शेषफल आ गया 23। तो यहाँ खत्म होता है भाग निखिलम और भाग परावर्त्य। अब जो भाग आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग आ रहा है ध्वजांक विधि से भाग। क्यों वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें लिखना होता है कि जो क्रिया आप कर रहे हो उस क्रिया को लिखना होता है, इसलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी सबसे सरल भाग ध्वजांक विधि, अगर एक बार में समझ में आ गया। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास ही बेल आइकन आ रहा है उसे दबा दीजिए। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, मैं क्लास 10वीं के हर चैप्टर का वीडियो प्रतिदिन डालूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अभी तक आपके पास बहुत सारा समय है, 17 मई तक लॉकडाउन है। इसका मतलब आप अगर एक दिन का भी एक टॉपिक पढ़ते हैं तो टोटल 19 टॉपिक है। तो हो सकता है कि एक दिन का अगर 2 टॉपिक भी पढ़ ले, एक टॉपिक भी पढ़ ले, तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो सब नेक्स्ट देखते हैं ध्वजांक। और दोस्तों, इस बार जो परीक्षा में है वो ध्वजांक विधि का ही सवाल आएगा। मैं आपको एक पेपर भी अपलोड कर दूंगा जो मैंने बनाया है, ताकि आप उसको भी सोल्व कर दिएगा। पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 10वीं का पेपर था, उस पेपर में 10 सवाल मेरे मिले। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं बताता हूँ वो कंफर्म है कि वो सवाल आते हैं। ध्वजांक विधि से भाग। दोस्तों, इस भाग को एकदम सीरियस होकर समझना। पहले आप बोर्ड पर देख लीजिए, उसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट करना। इसमें भी 3 खंड बनते हैं। हमेशा किताब में चाहे कुछ भी तरह का दे रखा है, मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो सबसे सरल विधि बता रहा हूँ आपको भाग करने की, आप उसी को फॉलो करना। किताब में 3 अंकों का भी भाग दे रखा है, लेकिन उसको करने का मेथड कुछ अलग दे रखा है। सबसे सरल मेथड में बता रहा हूँ कि जिस संख्या का भाग देना होता है और जिस संख्या में भाग देना होता है, यहाँ पर भी 3 खंड बनेंगे। यहाँ बनेगा पहला खंड, यहाँ बनेगा दूसरा खंड, और देन ये हो गया तीसरा खंड। यहाँ लिखेंगे अपन भागफल, यहाँ लिखेंगे अपन शेषफल। अब ये पहला खंड हो गया, यहाँ अपन लिखेंगे ध्वजांक और यहाँ अपन लिखेंगे मुख्यांक। ठीक है। ध्वजांक का मतलब होता है ध्वज, और ध्वज हमेशा घर की छत पर लगता है, यानी ऊपर लगता है, इसलिए ध्वजांक को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ध्वजांक में क्या लिखेंगे वो भी देखना। तो जो ध्वजांक में लिखेंगे, जो भी संख्या, जिस भी संख्या का भाग देना है उसके पीछे से 1 अंक कहाँ रखना है आपको ध्वजांक में, चाहे वो 3 संख्या हो चाहे वो 2 संख्या हो।
पीछे से एक अंक आपको कहाँ रखना है, ध्वजांक में बचे हुए सारे अंकों को कहाँ रखना है, मुख्यांक। किताब में कुछ भी दे रखा हो, आपको मैं जो सरल विधि बता रहा हूँ वो ही देखना कि जिस भी संख्या का भाग देना है उसमें से पीछे से एक अंक कहाँ रखना है, ध्वजांक में, बचे हुए सारे अंकों को कहाँ रखना है, मुख्यांक में। अब दोस्तों देखो यहाँ ध्वजांक में कितने अंक है, एक अंक, तो जिस संख्या में भाग देना है उसके पीछे से एक अंक को रख दो तीसरे खंड में, बचे हुए सारे अंकों को कहाँ टिका दो, बीच वाले खंड में। अब भाग किसका देना है ये समस्या है दोस्तों, भाग हमेशा भाई साहब मुख्यांक का देना है, ठीक है। भाग हमेशा किसका देना है, भाग हमेशा मुख्यांक का देना है, और मुख्यांक में क्या संख्या है, 15, तो भाग हमेशा किसका जाएगा, 15। अब भाग देने का तरीका कि भाई मैं संख्या आपके सामने ऐसी लिख देता हूँ, क्या इसमें भाग जाता है, जाता है। 15 का भाग अपन 9 में देंगे, जाएगा नहीं, फिर किस में देंगे, 92 में, जाएगा। ऐसा भाग ऐसा ही देना। तो सबसे पहला मैं पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे ही कि सबसे पहले मैंने भाग दिया 92 में, किसका दिया, 15 का भाग दिया मैंने 92 में 15 का, तो भागफल यहाँ लिख रहा हूँ 15 6 कितना होता है 90, शेषफल कितना बचा मेरे पास 2 बचा। तो भागफल ये जो 6 बचा वो कहाँ लिखूंगा, यहाँ, यानी सारे भागफल इस खंड में आएंगे और सारे शेषफल इस खंड में, और यहाँ शेषफल कौन सा आएगा, अंतिम संख्या का बचा हुआ जो शेषफल है वो, बाकी सारे शेषफल यहाँ आएंगे। भागफल कितना 6, शेषफल कितना 2, ये 2 कहाँ जाएगा, इस 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 92 तो हमने उपयोग में ले लिया। अब क्या हो गया, यहाँ एक संख्या बन गई, वो संख्या कितनी बन गई, 23, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ लिख दिया 23। अब क्या करते हैं कि इस 6 का गुणा इस 1 से करते हैं, 23 में से 6 का गुणा 1 से किया, कितना आया 6, और 23 में से जब अपन 6 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 17 बचता है। तो अब मेरे पास नई संख्या क्या आ गई दोस्तों, अब मेरे पास नई संख्या आ गई 17 में मुझे किसका भाग देना है दोस्तों, 17 में मुझे फिर से इस मुख्यांक का भाग देना है 15 का, कितनी बार जाता है, भागफल जाता है 1, और शेषफल कितना बचता है, शेषफल फिर से 2 बच जाता है। ये भागफल कहाँ लिखूंगा 1, ये शेषफल कहाँ लिखूंगा, यहाँ। संख्या क्या बनेगी 25 में से क्या माइनस करूंगा, 1 का भाग 1 का गुणा 1 से क्या, कितना 1, और 25 में से 1 गया तो 24। नई संख्या क्या आ गई 24 में किसका भाग दूंगा, 24 में 15 का भाग दूंगा, और भागफल कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी भाग जाएगा 1, और शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 9। 15 का भाग 24 में दिया, 15 एकम 15, शेष बच गया 9। इस 9 को कहाँ लिखूंगा, इस 9 को लिखूंगा यहाँ। संख्या क्या बन गई 98 माइनस, ये भागफल कहाँ, यहाँ 1 का गुणा किससे करूँगा, 1 से, यहाँ लिख दिया 98 में से 1 गया, कितना बचा 97, यहाँ लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा यहाँ, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है, अगर इसके आगे संख्या होती तो अपन लिखते, नहीं है तो इसलिए ये, तो हमारा साइड में लिख दीजिए कि जो शेषफल है वो कितना है 97, और भागफल जो है वो कितना आया 611, यानी भागफल कितना आया 611, और शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया आपका 97। तो ये है ध्वजांक विधि से भाग करने का। और इस विधि से जब आप भाग करो तो एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आने चाहिए। तो ध्वजांक विधि से ये भाग, इसके जो बचे हुए सवाल है आप वो करिए उन सवाल को। अगर समझ में नहीं आता है, ध्वजांक विधि के भाग के 2 सवाल और बचे हुए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उससे भी सरल विधि से समझा दूंगा, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ध्वजांक विधि से। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, राधे राधे।